बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 और बुक नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है एक दल का प्रभुत्व का दौर। देखिए ये जो चैप्टर है ना हमारे राजनीति से रिलेटेड है। इट मींस हमारे जो पॉलिटिकल जो पार्टी होती है ना उन चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम समझाना चाहूंगा कि नाम का मतलब क्या है। तो क्या लिखा है, एक दल का प्रभुत्व का दौर, यानी कि बहुत सारे दल हैं। दल का मतलब क्या होता है, पार्टी। बहुत सारी पार्टियों में से कोई एक ऐसी पार्टी है जो बार बार जीतती है, या आप यूं कहो कि वो पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत ही दिग्गज नेता थे और इसी की वजह से वो बार बार जीतती थी। इसी वजह से उसका क्या था, प्रभुत्व था। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पावर था, ठीक है। चलिए, तो एक दल का प्रभुत्व का दौर का मतलब क्या समझ में आया, बहुत सारी पार्टियां हैं, उस पार्टियों में से कोई एक ऐसी पार्टी है जो बार बार जीतती है। जैसे इस समय पे अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप देखते हो बीजेपी 3 बार से सरकार बन रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में जो बीजेपी का है प्रभुत्व है, बीजेपी का क्या है, प्रभुत्व है। चलिए, अब यहां पर मैं आपको 3 चीजें समझा देता हूं, ठीक है, और इसकी वजह से आपको ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात आता है एक दल के प्रभुत्व का दौर, पहला तो ये। दूसरे नंबर पे एक दलीय व्यवस्था, और तीसरे नंबर पे बहुदलीय व्यवस्था। अब सबसे पहले आप ये समझिए, एक दलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं ये देश है और इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी, इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी है, उसे हम कहते हैं एक दलीय व्यवस्था। यानी कि व्यवस्था ही की गई है सिर्फ एक दल की। किसकी, सिर्फ एक दल की व्यवस्था की गई है, उसी को हम कहते हैं एक दलीय व्यवस्था। जैसे कि चीन का एग्जांपल ले सकते हो, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हो सोवियत संघ का, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक ही पार्टी थी, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दल को मान्यता दी जाती है, उसे हम कहते हैं एक दलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, एक देश में बहुत सारी पार्टियां आ सकती हैं, बहुत सारी पार्टियां बना सकती है। इवन हम भी चाहें तो अपनी एक पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे पार्टी बनती है, बस वही है कि आप समाज सेवी होने चाहिए, जनता की सेवा करो, धीरे 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 आपको जनता सपोर्ट करने लगेगी, आप अपनी पार्टी तैयार कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी पार्टियां हो सकती हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। इसमें सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, इसमें बहुत सारी पार्टियां हो सकती हैं, और जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। इसी को हम कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है क्या, कि कई बार एक पार्टी को ज्यादा वोट नहीं मिलता है, तो इसमें 2 या 2 से अधिक पार्टियां, मान लो 4 पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बना ली, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3-4 पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बना ली, इसी को हम कहते हैं गठबंधन, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं, ठीक है, गठबंधन की सरकार। तो इसमें 2 या 2 से अधिक पार्टियां जब आपस में मिलकर कोई सरकार बना लेती है, तो उसी को हम कहते हैं गठबंधन की सरकार। यहां तक समझ में आ गया। अब पहले वाले का क्या मतलब है, एक दल के प्रभुत्व का दौर का मतलब क्या हुआ। अब जैसे मान लेते हैं ये देश है और इस देश में कई सारी पार्टियां हैं, और इस पार्टियों में से एक पार्टी ऐसा काम कर रही है जो बार बार जीत रही है, वही बार बार जीत रही है, तो हम इसको हम ये कह सकते हैं कि एक दल का प्रभुत्व है। यानी कि एक ही पार्टी बार बार जीत रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका पावर है, इसका वर्चस्व है, इसको हरा कोई नहीं सकता है। इसी को हम कहते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। यहां तक कोई दिक्कत आई होप सो नहीं होगी। एक दलीय व्यवस्था सिर्फ एक पार्टी, बहुदलीय व्यवस्था बहुत सारी पार्टियां, और जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बना लेती है तो उसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। एक दल के प्रभुत्व का दौर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी पार्टी हैं लेकिन एक ही पार्टी बार बार जीत रही है, उसी को हम कहते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। यहां तक समझ में आ गया। तो चैप्टर का नाम क्या हुआ, चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि बहुत सारी पार्टियों में से कोई एक ही पार्टी बार बार जीते जा रही है, इसी को कहते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब मैं आपको यही क्लियर कर लूं कि जब देश आजाद हुआ, देश कब आजाद हुआ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। देश जब आजाद हुआ, ठीक है, कब आजाद हुआ, 1947 में जब देश आजाद हुआ। तो आजादी के बाद जब इलेक्शन की बात आती है, तो उसमें जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन बैठाया जाता है, जिसको चुनाव आयोग कहते हैं। और जब चुनाव होता है तो एक पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस, ठीक है, आज की डेट में भी कांग्रेस, जैसा कि आप देख सकते हो।
कांग्रेस कांग्रेस स्टार्टिंग के 3 चुनाव में, 3 आम चुनाव में लगातार जीती, ठीक है। यानी कि 1952 में जब चुनाव हुआ, 1952 में तब जीती, दूसरा चुनाव 1957 में हुआ तब जीती, तीसरा चुनाव 1962 में हुआ तब जीती। यानी कि लगातार जीती 3 बार। और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग का जो दौर था वो एक दल के प्रभुत्व का दौर था, क्योंकि कांग्रेस बार बार सत्ता में आ रही थी। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी कि पहला चैप्टर याद कीजिए, आजादी के बारे में हमने पढ़ा था, विभाजन के बारे में पढ़ा था। अब दूसरे चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि आजादी मिलने के बाद किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने काम किया और कौन सी ऐसी पार्टी थी जो बार बार जीत रही थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन आप लोग को मिल चुका है चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिकों को कवर करने वाले हैं, फिर एक एक टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज हम करते हैं चीजों की शुरुआत, ठीक है। चलिए, क्या टॉपिक करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एक दलीय प्रभुत्व का दौर का क्या मतलब होता है, एक दलीय व्यवस्था जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाई दिया है, बहुदलीय व्यवस्था जो भी समझा दिया, लोकतंत्र स्थापित करने की क्या क्या चुनौतियां थी, यानी कि लोकतंत्र व्यवस्था यानी कि डेमोक्रेसी जब स्थापित करनी थी तो कौन कौन सी चुनौतियां आई, चुनाव आयोग क्या होता है, इसकी क्या चुनौतियां थी, मतदान के तरीके था उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिले, निर्वाचन की व्यवस्था में क्या सुधार किए गए। ये सब चीजें आप लोग 11वीं क्लास में भी पढ़े हो कि किस तरीके से चुनाव में सुधार की बात की गई है, कौन कौन से सुधार की जरूरत थी, ठीक है। आगे, भारत की सभी राष्ट्रीय पार्टियों की सूचियां हैं कि कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो कि नेशनल पार्टी है, उसके बारे में हम बात करने वाले, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए। और किसी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिलता ही है, अदरवाइज लिख भी देता हूँ, 7011912793 पे मैसेज करके आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब करते हैं हम चैप्टर की बात। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने एक दलीय प्रभुत्व का दौर क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद 3 बार जब आम चुनाव हुए थे तो लगातार जीतने वाला कौन पार्टी था, वो था कांग्रेस। और कांग्रेस के आज के समय में क्या सिंबल है, तो आपने देखा होगा क्या है, हाथ का पंजा, ऐसे ही है ना, हाथ का पंजा। लेकिन उस समय क्या था, उस समय था 2 बैलों की जोड़ी। सिंबल क्या था, 2 बैलों की जोड़ी। ऐसे ही जो आप भाजपा के देखते हो, आज सिंबल क्या है, कमल का फूल, है ना। उस समय क्या था, उस समय था स्टार्टिंग में दिया और बाती, ठीक है, दिया और बाती। और एक समय ऐसा भी आया जहां पे हलधर किसान करके एक सिंबल था, जो कि हम आगे बात करने वाले, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हैं इस तरीके से चुनाव प्रचार होते थे और इस तरीके से स्टार्टिंग में जो है कांग्रेस जीतती थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते थे, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक दलीय प्रभुत्व का दौर उस समय को कहा जाता है जब किसी राजनीतिक पार्टी का देश की राजनीति पर अधिक प्रभाव, यानी कि एक ही पार्टी का अधिक प्रभाव होता है, उसी को हम कहते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। वह लगातार सत्ता में बनी रहती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो कांग्रेस पार्टी है, इसी का प्रभुत्व रहा और इसी की वजह से पहले 3 आम चुनाव में यही जो है विजयी रही, ठीक है, यही क्या रही, विजयी रही, लगातार जीती। 1952, 1957, 1962 के पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और वह निर्विवाद रूप से सत्ता में बनी रही। निर्विवाद का मतलब क्या होता है, जैसे आज की डेट में आप देखते हो कि बहुत सारी पार्टियां ऑब्जेक्शन लगाती हैं, आपने धांधली कर लिया, आपने ऐसा कर लिया, आपने वैसा कर लिया, और आपने अगर सही तौर पे अगर चुनाव कराया होता तो शायद नहीं जीतते, इस प्रकार की चीजें चलती हैं। लेकिन उस समय निर्विवादित का मतलब क्या होता है, कोई विवाद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अपोजिट में कोई ऐसी पार्टी थी ही नहीं जिसको जनता चुने। सिर्फ एक ही पार्टी थी जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और सबको यही लगता था कि कांग्रेस की वजह से ही हमें आजादी मिली है, तो लोग क्या करते थे, वोट देते थे। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि निर्विवादित रूप से सत्ता में बनी रही। उस समय अन्य राजनीतिक दल इतने कमजोर थे कि वे कांग्रेस को चुनौती देकर सत्ता में आने की स्थिति में ही नहीं थे, यानी कि कोई ऐसी पार्टी ही नहीं थी जो उनको हरा पाए। आगे, इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा जाता है।
इसी स्थिति को हम एक दल के प्रभुत्व का दौर कहते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? एक दलीय व्यवस्था क्या है? एक दलीय व्यवस्था, तो जैसा कि मैंने बताया, देश में जब एक ही पार्टी की व्यवस्था हो उसी को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जब किसी देश में केवल एक ही राजनीतिक दल हो और वही शासन चलाए तथा अन्य सभी दल को अन्य किसी भी दल को अस्तित्व या फिर राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति न हो, यानी कि कोई और पार्टी यहाँ पर सत्ता में आ ही नहीं सकती है, तो ऐसी स्थिति को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। जैसे कि चीन में हो गया, जैसे कि उत्तरी कोरिया में हो गया, ठीक है। तो ऐसे देशों में सिर्फ एक दल की पार्टी का व्यवस्था कर दिया गया है। आगे बात करते हैं इसके प्रमुख लक्षण कौन से हैं। जैसे केवल एक ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होता है, यहाँ पे अन्य दल का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। चुनाव होते भी हैं तो उसी दल के भीतर होते हैं, यानी कि एक ही पार्टी के भीतर चुनाव होते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है कि ये व्यक्ति अच्छा है। ये नहीं कि अलग अलग पार्टियां बना दी गई, ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पे, ठीक है। अन्य दलों पर प्रतिबंध होता है, यानी कि कोई और दल यहाँ पर चुनाव में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। इसी को हम कहते हैं एक दलीय व्यवस्था। क्या बोलते हैं? एक दलीय व्यवस्था। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। हाँ, ये वाला चीज, ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि एक देश है, एक देश में बहुत सारी पार्टियां हैं और कोई भी यहाँ पे अपनी पार्टी बना सकता है जिसको जनता समर्थन देती है, तो वो बहुदलीय पार्टी में आता है। तो क्या लिखा है? बहुदलीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सक्रिय रूप से चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं, यानी कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी जीत सकता है, इस प्रकार की स्थिति होती है यहाँ पे। इसमें सभी दलों को अपनी विचारधारा और नीतियों के आधार पर जनता से समर्थन लेने की स्वतंत्रता होती है, यानी कि कोई भी पार्टी अपने परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, अपने काम के बिहाफ पे जनता से वोट ले सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहला, इसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकते हैं। कई बार किसी एक ही पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो कई बार क्या होता है, दो या दो से अधिक पार्टियां जो है आपस में मिलकर क्या बना लेती हैं? गठबंधन बना लेती है। क्या बना लेती है? गठबंधन। तो लिखा है कई बार गठबंधन सरकार भी बन जाती है। यह व्यवस्था जनता को विचारों तथा विकल्पों की विविधता देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जनता को एक ऑप्शन देती है कि आपको कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है। ये पार्टी लग रही है तो इसको जिताओ, ये पार्टी लग रही है तो इसको जिताओ, जो भी पार्टी आपको अच्छी लग रही है उसको आप जिता सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से आप देख सकते हो दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो स्टार्टिंग से कौन जीतते आ रहा था? वो आम आदमी पार्टी जीतते आ रही थी, लेकिन अभी कौन जीत गया? अभी भाजपा जीत गई। तो जनता जिसको सपोर्ट करेगी वही चुनाव में खड़ा हो सकता है, मतलब चुनाव में तो खड़ा हो सकता है और साथ ही साथ जीत सकता है ना, इस प्रकार की चीज। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायित्व और जवाबदेह रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है? उत्तरदायित्व और जवाबदेह। अगर कोई जवाबदेह या फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आगे चल के जनता उसको हरा देती है, यानी कि वोट ही नहीं देगी तो वो सत्ता में आएगा ही नहीं। आगे यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि भारत में 1989 के बाद कई बार गठबंधन सरकार भी बनी रही और इसी को हम क्या कहते हैं, जो कि बहुदलीय व्यवस्था का एक तरीके से उदाहरण है। तो आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में गठबंधन का युग कब से शुरू हुआ, तो आप यहाँ पे आंसर बता सकते हो 1989। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गठबंधन का युग भारत में कब शुरुआत हुआ, तो आप कह सकते हो 1989, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग ने चीजें समझ लिया, 3 टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित करने की बहुत सारी चुनौतियां थी। क्यों चुनौतियां थी? क्योंकि स्टार्टिंग में देखा जाए तो किसका राज चल रहा था? ब्रिटिश सरकार का राज चल रहा था, अपने हिसाब से राज कर रही थी, जहां पर सारा डिसीजन ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिया जा रहा था। लेकिन आजादी मिलने के बाद ये कहा गया कि अब किसका डिसीजन लिया माना जाएगा, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था हो। लोकतंत्र की व्यवस्था कैसे? जहां पर एक एक व्यक्ति का अपना अपना सपोर्ट होना चाहिए, एक एक व्यक्ति का अपना अपना डिसीजन होना चाहिए। तो ऐसे में ये आया कि अगर हम कोई भी मान लो डिसीजन लेना हो और सबसे पूछने लगे तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि करोड़ों की आबादी है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ऐसे में लोकतंत्र के हिसाब से हम चुनाव करवाते हैं, और इसी वजह से चुनाव आयोग की स्थापना हुई, जो कि चुनाव कराने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो उन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई और उसकी क्या क्या चुनौतियां। तो देखिए क्या लिखा है, भारत जब आजाद हुआ तो देश में गरीबी और शिक्षा, मतलब इतने इस स्टेज पे जो हम देखते हैं ना, पढ़ाई को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था।
तो बहुत ज्यादा गरीबी थी, अशिक्षा थी, बेरोजगारी थी और बहुत सारी समस्याएं थी। इतने बड़े और विविधता वाले देशों में लोकतंत्र लागू कर पाना आसान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारा देश तो छोटा मोटा देश है नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी चीज विविधता, विविधता का मतलब क्या होता है? बहुत सारी वैरायटी। आप देखिए, अलग अलग जगह है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो ऐसे में हमारे इधर वैरायटी बहुत है, वेरिएशन बहुत है, विविधताएं बहुत है। ठीक है। 1951 से 52 में भारत में जब पहला आम चुनाव हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा ये चुनाव कहा गया। क्या कहा गया? दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कहा गया। चुनाव आयोग ने लाखों लोगों के लिए मतदान की व्यवस्था की, जिसमें से बहुत से लोग पहली बार वोट दिए थे। किसी पहली बार बहुत सारे लोगों ने वोट दिया था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन चल रहा था ना, उस समय वोटिंग और इस तरीके की चीजें ज्यादा थी नहीं। आगे, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत थी और लगातार चुनाव में जीतती रही, क्योंकि मैंने बताया ना कि कांग्रेस पार्टी को सब ऐसा कहते थे कि इसी की वजह से आज जो हमारा इंडिया है वो आजाद हुआ है ना। इसी वजह से लोग क्या करते थे, जाकर अपना वोट देते थे और कांग्रेस पार्टी को जिताते थे। आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है? कांग्रेस का जो कांग्रेस का प्रभुत्व था, लेकिन चुनाव निष्पक्ष था, स्वतंत्र होते थे। यानी कि हम ऐसा भी नहीं कह सकते थे कि कांग्रेस धांधली करके जीत जाती थी, ऐसा भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि उस समय निष्पक्ष भी होता था और खासकर स्वतंत्र भी होता था। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र यहाँ पर बना हुआ था, जहां पर हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति जाता था, वोट देता था और जिसको भी वोट देता था वो चुनाव में जीत जाता था। आगे, दूसरी राजनीतिक पार्टी भी मौजूद थी, लेकिन वे कमजोर थी और सत्ता में नहीं आ सकते। जैसे उस समय भी अगर पार्टियों की बात करें तो बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं थी जितनी की कांग्रेस पार्टी थी और उसको टक्कर दे पाती। ठीक है। आगे, संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय हमारे लिए संसद भी नया नया था, न्यायपालिका भी नई थी और साथ ही साथ चुनाव आयोग जिसकी स्थापना की गई थी ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से कराया जा सके। तो स्टार्टिंग में तो दिक्कतें थी, लेकिन आगे चलकर सभी चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया गया। आगे क्या लिखा है कि लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों तथा अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना भी जरूरी था। और इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत ने लोकतंत्र को सफलतापूर्वक स्थापित किया। यानी कि सारे चैलेंजों को फेस करते करते भारत ने क्या किया? लोकतंत्र को स्थापित किया, सारे चैलेंजों को देखते देखते। ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग का जो दौर था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो था ही, चुनौतीपूर्ण तो था ही, लेकिन आगे चल के हमने सारी चीजों को फेस किया और इस तरीके से भारत में हमने क्या स्थापित किया? लोकतंत्र की स्थापना कर दी। अब टॉपिक आता है चुनाव आयोग। अब ये चुनाव आयोग वही है जिसने चुनाव को कराने की जिम्मेदारी अपने पास रखी। तो देखिए क्या लिखा है? चुनाव आयोग भारत की एक स्वतंत्र और वैधानिक संस्था यानी कि कानूनी संस्था है। इसका मुख्य काम है देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को कराना। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950। ठीक है। यानी कि 26 जनवरी को हमारे देश में कानून लागू किया गया था, यानी कि संविधान को लागू किया गया था, और उससे एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को देश में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। यह वह संस्था है, यह संस्था लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को कराती है। चुनाव आयोग के प्रमुख को चुनाव आयुक्त भी कहा जाता है, यानी कि चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर भी कहा जाता है। ठीक है। चुनाव आयोग के पास चुनाव से जुड़ा सारा नियंत्रण भी होता है, जैसे मतदाता केंद्र बनवाना, यानी कि जहां पर एक ऐसा केंद्र बनवाना जहां पर लोग जाकर वोट दे पाए, मतदाता सूची बनवाना कि कौन कौन वोट दे सकता है, इसका लिस्ट तैयार करो, ईवीएम मशीनों का उपयोग करना ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोट, पहले स्टार्टिंग में पर्ची वगैरह डालते थे ना तो धांधली हो जाती थी, लेकिन जब मशीन आ गया, ईवीएम मशीन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गया, तो लोग क्या करते थे? सीधा जाते थे, वोट देके आ जाते। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चुनाव आयोग के पहले जो आयुक्त थे वो कौन थे? तो आप कहोगे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये पहले चुनाव आयुक्त। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना क्यों हुई? तो जैसा कि आपको पता है, इलेक्शन कमीशन की स्थापना इसलिए हुई ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो पाए और एक जिम्मेदारी उनके पास रहे कि हाँ, हमारी सिर्फ जिम्मेदारी यहाँ पे चुनाव करानी। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? यह आयोग सुनिश्चित करता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां आचार संहिता का पालन करें। आचार संहिता का पालन का मतलब क्या होता है?
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी एक ऐसे नियम कानून को मानना जो कि पूर्ण रूप से सही हो। आचार संहिता मतलब एक समझो कि स्पेशल ऑर्डर होता है कि जब चुनाव आएगा ना, तो कितने दिन तुम चुनाव प्रचार कर सकते हो, कितने दिन पहले तुम्हें चुनाव को प्रचार को रोकना है, और किस तरीके से आपको चुनाव करवाना है, या क्या क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इन सभी चीजों का जो लिस्ट होता है ना, ये आचार संहिता में होता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि आप क्या काम कर सकते हो और क्या नहीं। जैसे आप मिस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, कुछ मिस इंफॉर्मेशन आप नहीं बता सकते हो। जैसे चुनाव से पहले बहुत सारे कहते हैं ना कि हाँ भाई हम जीत गए, या ऐसा ऐसा हम जीत जाएंगे, इस प्रकार की चीजें नहीं कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को ये डाउट होता है कि या तो ये पार्टी बहुत अच्छी है, या तो इसने कुछ चुनाव में धांधली की। तो इसी वजह से इस प्रकार की चीजों पर रोक, जैसे कुछ समय पहले मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि एक ऐसे पोस्टर्स लगाए जा रहे थे जहां पर चुनाव होने से पहले बता दिया जा रहा था कि ये पार्टी जीत गई, या इस पार्टी को सबसे ऊंचा, जैसे होता है ना कि एक बार दिखा देना कि ये सबसे ऊपर है, ये उसके नीचे, एक उसके नीचे। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस प्रकार की चीजें आप मार्केट में अगर करते हो तो लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें चलती हैं, और इसी की वजह से आचार संहिता लागू की जाती है। आगे, चुनाव आयोग पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, यानी कि सरकार भी इसके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करती है, वो अपने हिसाब से चुनाव कराती है। क्योंकि सरकार को चुनने का जो भी काम होता है ना, चुनवाने का जो काम होता है, वो भी चुनाव आयोग का ही होता है। चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 ठीक है के तहत अधिकार भी मिले हुए हैं, और इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे स्वस्थ स्वस्थ निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव के जरिए लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। यानी कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, अच्छा चुनाव होना चाहिए, पारदर्शी होना, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, धांधली ना हो। इस प्रकार का जो चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके हाथ में होती है, चुनाव आयोग के हाथ में होती है। और इस तरीके का जो सिंबल है आप बाहर देखे ही होंगे, जब चुनाव होता है तो इस प्रकार का सिंबल आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग की क्या क्या चुनौतियां हैं भाई। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने चुनाव आयोग कर दिया, चुनाव आयोग की स्थापना कर दी, अब आराम से चुनाव होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि चुनाव आयोग के सामने उस समय चुनौतियां आई थी, लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं। तो पहली बात तो उनको जानकारी देना कि किस तरीके से आप जाएंगे, पर्ची मोड़ेंगे, डालेंगे, इस प्रकार की चीजें चल रही थी। स्टार्टिंग से ईवीएम मशीन तो थी नहीं। तो अच्छा, दूसरी चीज ये कि कहाँ कहाँ जाना है, आज भी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कि हमारा कौन से स्कूल में आया है, कौन से स्कूल में जाके डालना है। कई बार तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब हमारे ही दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं अरे छोड़ना, उतना तो कौन जाएगा, या फिर मुझे तो पता ही नहीं कहाँ से आएगा। सोचो, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी लोग नहीं जाते। लेकिन उस समय इस प्रकार का चुनाव करवाना एक बहुत बड़ा टास्क था, जहां पे लोग अशिक्षित थे। ठीक है, साथ ही साथ सबका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना था। ठीक है, ये भी एक समस्या थी। और कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी अच्छी नहीं है, लोग समझा समझा भेजते थे कि जाओ वोट दे के आना है, आपको इसी पार्टी पर वोट देना है और इसको जिताना है। ठीक है, इस तरीके से लोग जानबूझ के जो ठप्पा लगा दे, स्टार्टिंग में ठप्पा लगाया जाता था, अंगूठा लगाया जाता था। तो स्टार्टिंग में लोग ना धांधली कर देते थे, बताते ये थे कि मैंने इस पे लगाया, लगा किसी और पे देते थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे ना, उनको तो पता होता नहीं था। तो इस प्रकार की चीजें थी, इस प्रकार की समस्याएं थी। तो देखिए, चुनाव आयोग के सामने क्या क्या समस्या आई, समस्याओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहली समस्या कि इतने बड़े देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किस तरीके से करवाए, ये एक प्रकार का दिक्कत था। ठीक है, चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना, कि एरिया डिसाइड करना। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत में एक ही बार चुनाव हो जाता है, नहीं, एरिया डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे चुनाव होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरीके से। मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधा है कि किसका वोटर आईडी कार्ड बनेगा, किसका नाम आएगा, किसका नहीं आएगा, उस हिसाब से पहले चीजें तो थी नहीं। अधिकारियों तथा चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, कि ऐसे ऐसे बंदों को नियुक्त करना जो ये बताए, जहां पे इलेक्शन बूथ होता है वहां पे खड़े हों और बताएं कि देखो इस तरीके से जाके आपको वोट देना है। ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। कम साक्षरता के चलते मतदाता की विशेष पद्धति के बारे में सोचना, कि स्टार्टिंग में ये सोच रहे थे कि आखिर हम चुनाव कराएं तो कराएं कैसे। तो समझ में आया, एक काम करते हैं ना, ये जो पर्ची वाला सिस्टम है ज्यादा अच्छा, कि पर्ची दे दिया जाएगा, जिसको आपको अच्छा लगेगा, टिक किया, फोल्ड किया, डाला, बॉक्स में जाके डाल दिया। तो ये पद्धति के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ा क्या था, टास्क था। ठीक है,
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, मतदान के तरीके एवं तथा उसमें बदलाव। स्टार्टिंग में मैंने बताया पर्ची सिस्टम चल रहा था, उस पर्ची सिस्टम को इस तरीके से डाल देते थे, लेकिन आगे चल के इसके चीजों में बदलाव आया। क्या बदलाव आया? पहला, प्रथम 2 आम चुनाव के बाद जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम तथा प्रतीक होते थे। यानी कि प्रथम 2 आम चुनाव के बाद जो व्यवस्था अपनाई गई, तो जो पर्ची होता था ना, उस पर्ची में सिंबल, उसका नाम, इस प्रकार की चीजें होती थी। आगे, तब मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मुहर लगानी होती थी और यह विधि 40 वर्ष तक प्रचलित रही। यानी कि सोचो 40 वर्ष तक ये चीजें चलती रही, पर्ची वाला सिस्टम। आगे 1990 के अंत में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की प्राथमिकताओं की रिकॉर्ड हेतु कि कौन कौन वोट दे रहा है, कितना वोट दे रहा है, किस तरीके से, है ना, कितने % लोग वोट दे रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, यानी कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की को लगाया, आरंभ किया और सन 2004 में इसे पूरी तरीके से देश में लागू कर दिया गया, ईवीएम को, ठीक है, ताकि जो चुनाव होगा आगे चल के वो ईवीएम के द्वारा ही होगा। अब देखिए, चुनाव में कुछ सुधारों की भी बात की गई। क्या क्या सुधारों की बात की गई? तो क्या बात करते हैं, निर्वाचन व्यवस्था में सुधार, जैसे मतपत्र के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। प्रत्याशियों की जमानत राशि में वृद्धि कर दी गई, यानी कि जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनको पैसा भी देना पड़ता है, तो उनमें थोड़ी वृद्धि कर दी गई ताकि केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव लड़ पाए। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी आया, कोई, देखो जहां पर पैसा कम होता है किसी भी चीज में तो सारे लोग अपना वो कर सकते हैं, लेकिन जहां पर चीजें थोड़ी सी ज्यादा लगती हैं, ठीक है, पैसा ज्यादा लगता है, वहां पर वही उम्मीदवार जाते हैं, वही लोग जाकर अपना फॉर्म भरते हैं जो कि थोड़े सीरियस होते हैं, है ना। ऐसा कोई भी प्रत्याशी अब 2 से अधिक चुनाव क्षेत्र में नहीं लड़ सकता। ऐसा नहीं कि ये क्षेत्र है तो मैं यहां से भी लड़ जाऊं, यहां से, ऐसा भी नहीं हो सकता था, ठीक है। आगे, चुनाव प्रचार की अवधि 21 दिन से घटाकर क्या कर दी गई, 14 दिन कर दी गई, ठीक है। यानी कि प्रचार आप 21 दिन पहले कर सकते थे, अब कितना कर सकते हो, सिर्फ 14 दिन। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने अपराध कर रखा है, ठीक है, जिन्होंने कुछ क्राइम कर रखा है, इन लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। प्रत्याशियों को अपनी आर्थिक स्थिति और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नामांकन पत्र में देना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया कि भाई आप कितना कमाते हो। ऐसा तो है नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आपके पास बंगला है, सब चीज है। अब ये थोड़ी ना है कि अंबानी अगर चाहे चुनाव में खड़ा होना तो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों भाई, ऑलरेडी उसके पास इतना पैसा है, कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। आगे, आपराधिक रिकॉर्ड, क्या आपने कुछ ऐसा किया है, कुछ कुछ केस वगैरह तो नहीं चल रहा, कुछ एफआईआर वगैरह तो आपके ऊपर नहीं चल रहा, इन सब चीज की जानकारी देना, ठीक है, ये सब जानकारी देना। आगे, चुनाव खर्च की सीमा तय कर देना। अब ऐसा है कि कितना आप पैसा चुनाव में खर्च कर सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर होता था, ताकि सभी उम्मीदवार बराबरी से चुनाव लड़ पाए। अब जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक अमीर खड़ा है, एक गरीब खड़ा है। अब अमीर के पास पैसा कम है तो उतना ही चुनाव कर पाएगा ना, लेकिन उतना ही चुनाव प्रचार कर पाएगा, लेकिन जो अमीर है वो तो पूरा अच्छे से कर पाएगा। अब जो ज्यादा पैसा खर्च करेगा जनता उसी को सपोर्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने क्या किया, लिमिट लगा दिया, आपको भी इतना खर्च करना है और आपको भी इतना ही खर्च करना है। आगे, चुनाव आयोग में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श संहिता लागू कर दिया और इसको सख्त से लागू कर दिया कि क्या क्या आप चुनाव में कर सकते हो और क्या चुनाव में नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपना फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का ये ओवर हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगले वाले पार्ट में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं कि पार्टियां कौन कौन सी थी, इसका सिंबल कौन कौन सा था और किस तरीके से विपक्षी दल का योगदान होता है। पहला जो 3 आम चुनाव हुआ उसमें कौन जीता, किस तरीके से जीता, किसको कितना वोट मिला, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं सेकेंड पार्ट में। तो आई होप सो फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से कराई गई है ताकि चीजें आपको समझ में आए। एक बार 2 बार देखेंगे आपको डेफिनेटली सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेटर सर्विस के लिए विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन जरूर डाउन करें। वहां पे आपको नोट्स के साथ साथ बहुत सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए इसी चीज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय।